हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यह हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। और फिलहाल अभी हम बात करें भारत के भूगोल की। चैप्टर नंबर 8 पार्ट 3 करेंगे। देखिए, जो चैप्टर है वो है जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। गाइस, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना हम लोगों ने पढ़ी थी, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड पढ़ा था, नर्मदा घाटी, टिहरी, ये सब पढ़ा था। तो गाइस, अभी फ़िलहाल उससे आगे की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। दूसरा, अगर आपको घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप देख सकते हैं घटना चक्र की भी वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ देख लेते गाइस। यहाँ पे देखिए, ये है सिलेबस। तो हमने देखिए चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है इस बुक का हिसाब किताब कि इसमें ना टॉपिक के साथ सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो गाइस, अगर आपको ज्योग्राफी की कोई एक बुक पढ़नी है तो आप दृष्टि की ये बुक खरीद सकते हैं। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक की लिंक मिल जाएगी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। ठीक है, और बाकी चलिए अभी जितना हम कर चुके हैं, आप टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। ठीक है, तो देखिए, आप लिखा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। तो परियोजनाओं के नाम लिखे हैं, नदी है, लाभान्वित राज्य की बात यहाँ पे करी गई है। जैसे अभी हमने देखा था भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पे था, सतलुज, और इससे कौन कौन से राज्य जो है प्रभावित हो रहे हैं, मतलब लाभान्वित हो रहे, सॉरी। तो जैसे हरियाणा है, पंजाब है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। तो गाइस, ये जो आस पड़ोस के ही राज्य हैं सारे। फिर दामोदर घाटी की बात करें तो किस नदी पे, दामोदर नदी पे है, और ये किस किस राज्य को लाभान्वित करती है, तो ये करती है पश्चिम बंगाल और झारखंड को। ठीक है, तो हम अगर बात करें हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, और ये किस राज्य को लाभान्वित कर रही है, तो उड़ीसा। यह है सबरीगिरी परियोजना जो है कक्की पंबा नदी केरल में। ठीक है, केरल को वो कर रही है। और इसमें नागार्जुन सागर परियोजना भी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। चलो एक और बात, तो देखिए पहली वाली इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक नागार्जुन भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होती हुई जाती है नदी। अच्छा, मतलब ये परियोजना इन दोनों राज्यों के लिए है। और यहाँ पे लिखा है पोचमपात परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी तेलंगाना। फिर है इडुक्की पेरियार परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी केरल। फिर है पवना परियोजना, पवना नदी पे है महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है नाथपा झाकरी परियोजना, सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अभी तक सारी इंपॉर्टेंट है। सुइल नदी परियोजना की बात करें, सुइल नदी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर है बाण सागर परियोजना जो कि आपकी सोन नदी में है। कौन कौन सा राज्य आ रहा है इसमें, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो रामगंगा परियोजना, रामगंगा उत्तराखंड को लाभान्वित कर रही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को जो है कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी अभी तक की सारी इंपॉर्टेंट है। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी इंपॉर्टेंट हो गया, झारखंड के लिए हो गया। ठीक है, फिर है आपका निम्मो बाजमो परियोजना जो है सिंधु नदी लद्दाख। तो गाइस, ये वाली का नाम मैंने थोड़ा सा कम सुना है। ठीक है, फिर है उरी परियोजना इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर। यह है चुटक परियोजना, सुरू नदी कारगिल। तो ये वाली भी ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना। बगलीहाल परियोजना इंपॉर्टेंट होगी, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। फिर है तुलबुल परियोजना की अगर बात करें तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है अलमट्टी बांध परियोजना, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। चंबल परियोजना, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो अभी तक की सारी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रटना पड़ेगा। रेहंद परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, रेहंद नदी और किसको लाभान्वित करी है, उत्तर प्रदेश में। फिर किशन गंगा भी इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा नदी पे है जम्मू कश्मीर में। केन बेतवा लिंक परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वाला तो इनफैक्ट क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। गंडक परियोजना, गंडक नदी पे उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर है गांधी सागर, चंबल नदी मध्य प्रदेश। ये सब ही गए अभी तक की सारी इंपॉर्टेंट है। फिर है किसाऊ बांध परियोजना, टोन्स नदी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना का संगम होता है, उसके बाद क्या होता है, भागीरथी नदी बनती है, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड को लाभान्वित हुई। श्रीशैलम भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और क्या है आपका तेलंगाना।
फिर है मेट्टूर परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, शरावती नदी पे, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु को लाभान्वित कर रही है। शिव समुद्रम भी इम्पोर्टेंट है, कावेरी नदी पे, कर्नाटका को लाभान्वित कर रही है। फिर हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी कर्नाटका को लाभान्वित कर रही है। फिर है पूर्णा परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूर्णा नदी महाराष्ट्र के लिए। फिर इसमें लिखा है काकरा पार भी इम्पोर्टेंट है, ताप्ती नदी गुजरात। फिर है रणजीत सागर परियोजना जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये रावी नदी पे पंजाब में। अब यहाँ पे है आपका पोंग बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे देखिए पोंग बांध परियोजना, ठीक है, कौन सी नदी, व्यास नदी और हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है। दुलहस्ती भी इम्पोर्टेंट है, चिनाब नदी पे आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। संजय सरोवर परियोजना वेन गंगा नदी पे मध्य प्रदेश, ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है माला टीला बांध जो है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है, ये थोड़ी सी कम। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे लिखा है तुंगभद्रा परियोजना जो है आपका पेन्नार तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को लाभान्वित कर रही है। फिर है घाट प्रभा परियोजना जो घाट प्रभा नदी पे कर्नाटका को लाभान्वित कर रही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे जो कि गुजरात को लाभान्वित कर रही है। फिर है साबरमती परियोजना, साबरमती नदी पर है गुजरात को लाभान्वित कर रही है, ठीक है, ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, तेलुगु गंगा परियोजना जो है कृष्णा नदी पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका को लाभान्वित कर रही है। फिर है कोलपोंग परियोजना जो है कोलपोंग नदी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे चली, अंडमान की एक अकेली आ गई तो ये थोड़ी सी वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती, नहीं तो खास नहीं है ये भी। नर्मदा सागर जो है आपका नर्मदा नदी पे गुजरात मध्य प्रदेश को लाभान्वित करी। ऊपरी पेनगंगा परियोजना जो है पेनगंगा नदी पे महाराष्ट्र को लाभान्वित करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन यानी कि नेशनल वाटर ग्रिड मिशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें। इसने कहा इसकी जो संकल्पना है ना वो सबसे पहले किसने, एक समाजवादी थे जिनका नाम है चिंतक, डॉक्टर समाजवादी चिंतक थे कौन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके द्वारा दी गई थी। क्या राष्ट्रीय जल ग्रिड जो ग्रिड परियोजना मिशन है ना इसकी संकल्पना, ठीक है। 1972 में क्या होता है कि KL राव ने, ठीक, KL राव ने इसको आगे बढ़ाते हुए गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना दी, जिसमें क्या 17 हिमालय 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई। देखिएगा सर, ये जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, तो अब आप ये समझिए गंगा नदी कहाँ बहती है और कावेरी कहाँ बहती है। तो गैस आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी यहाँ बह रही है और गंगा नदी यहाँ बह रही है, ठीक है। तो इनने कहा कि भैया यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को जोड़ने की बात की गई, तो जिसमें हिमालय के 17 हिमालय और 19 जो है प्रायद्वीपीय नदी, इनको जोड़ा जाएगा। बीच बीच में जो भी नदी आ रही है सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो ऐसा था इसमें कुछ, ठीक है। तो इस योजना के क्रियान्वयन में ढाल प्रवणता, अत्यधिक खर्च को लेकर जो है प्रश्न चिन्ह उठ गया। क्यों, जैसे अगर आप बात करेंगे ना प्रायद्वीपीय भारत की, तो वहाँ तो हिसाब किताब ही अलग है। इतना आसान तो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जोड़ना नदियों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या जो है चट्टानें बहुत कठोर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, खर्चा बहुत आ जाता है, क्योंकि आप एक ये समझ लीजिए आप उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि 2002 में क्या होता है, जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के, तो APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि सूखे और बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको आपस में जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए कैसे, सपोज़ कि ये 2 नदियाँ हैं, ठीक है गाइस, तो ये नदी है A और ये है B, ठीक है। अब इसमें जो है ना पानी मतलब जो है पानी का फ्लो अच्छा खासा है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ जाए और ये पानी का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाए कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए आसपास, और उसी सेम टाइम में जो है ना गैस ये वाली जो नदी है ना, नदी नंबर B, तो यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पानी की कमी है और यहाँ पे पड़ रहा है आपका सूखा। मतलब आप देख रहे हैं एक जगह बाढ़ आ रही है, एक जगह सूखा। अब एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, इन दोनों नदियों को जोड़ देते हैं, तो नदी A का जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस वक्त पहुँच जाए नदी B में, ठीक है। ऐसा मतलब जोड़ने का मकसद ये था। तो APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि ऐसा करो, ठीक है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो इसकी जो संकल्पना है केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा की गई, ठीक है। फिर भारत में जो है ढाल की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ है। आप देखेंगे जो अगर आप बात करें तो अधिकतर नदियाँ इस तरह से बहती हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये हो गई ढाल की दिशा, ठीक है। तो पश्चिमी
पश्चिमी क्षेत्रों में क्या है सूखा, और पूर्वी क्षेत्रों में क्या है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है इस वजह से। क्यों? क्योंकि पानी तो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे बाढ़, यहाँ सूखा, ऐसा है। ठीक है, फिर इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या है राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना को लाया गया कि भाई वही वाली बात कि मतलब जहाँ सूखा है वहाँ पे पानी को एक नदी से दूसरी नदी तक पहुँचा दीजिए। नदी जोड़ो परियोजना 30 परिकल्पित लिंक है यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे देख लेंगे। तो इसने कहा इस मिशन के माध्यम से देश की विभिन्न नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर के एक बृहद राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करना, मतलब इसने कहा बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं, अब हम क्या करें नहरों से इनको एक दूसरे से जोड़ दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसने कहा कि तो बहुत बड़ा जाल बन जाएगा इसका। अब जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक का निर्माण करना, चंबल से विभिन्न नहरों का निर्माण कर राजस्थान को क्या है जल पहुँचाना। ठीक है, तो इसने कहा कि सोन नदी है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ताप्ती है, पेन्नारू है, इन नदी बेसिन के माध्यम से क्या है गंगा बेसिन को कावेरी बेसिन से जोड़ना, मतलब वही वाली बात, ऊपर गंगा फ्लो हो रही है, नीचे कावेरी है, तो किसी तरह से बीच की नदियों को जोड़ते हुए आप गंगा को कावेरी से जोड़ दो, ये बोला है। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा है कि इस मिशन के माध्यम से न केवल सिंचाई के लिए, मतलब एक तो यहाँ सिंचाई हो रही है, न केवल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि हम क्या बाढ़ और सूखे जैसी समस्या से भी निजात पा लेंगे। ठीक है, मतलब इससे 3 काम हो जाएंगे, सिंचाई, बाढ़, सूखा। मतलब सिंचाई तो हो ही रही है, बाढ़ सूखे की जो प्रॉब्लम है उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, तो और हाँ चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा है अफगान भारत मैत्री बांध परियोजना की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा है इसका पूरा सलमा बांध है, पहले इसका नाम था सलमा बांध और अभी जो है अफगान भारत मैत्री बांध, राइट। तो इसमें लिखा है अफगान भारत मैत्री बांध एक क्या है, ये क्या है एक मल्टीपर्पज़ वो है परियोजना है। ठीक है, जिसके हम इससे क्या है बिजली बनाई जा रही है, कितनी 42 मेगावाट की, कितनी 42 मेगावाट की बिजली। ठीक है, और इसने कहा कि सिंचाई भी हो रही है, कितनी ज़मीन पे 75,000 हेक्टेयर ज़मीन पे सिंचाई हो रही है, और क्या है पानी की सप्लाई की जा रही है, और क्या है अफगानिस्तान की जनता को इससे क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसने कहा कि ये जो बांध है ना, यानी कि जो डैम है वो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्त ए शरीफ में हरी रूद नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। मतलब इसे बनाने का काम किसे किया, भारत सरकार ने। किस नदी पे, हरी रूद नदी कहाँ पे है आपका, चिश्त ए शरीफ में, कहाँ पे, हेरात प्रांत, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ठीक है, अब इसने कहा परियोजना को वेबकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है, और जो जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का क्या है एक उपक्रम है। ठीक है, कौन, वेबकॉस लिमिटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी बात कर लेते हैं। कैसे इसकी शुरुआत होती है 2015-16 में। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, देखिए सिंचाई योजना है तो सिंचाई के निवेश में क्या है एक रूपता लाना, मतलब सब एक तरीके से सिंचाई कर पाए। ठीक है, फिर उसने कहा कि सिंचित भूमि के अंतर्गत क्या है फसली क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, मतलब इसने कहा जहाँ पे पानी की उपलब्धता अच्छी रहती है वहाँ पे फसली क्षेत्र को बढ़ाओ, फालतू में छोड़ो जमीन को। ठीक है, पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना, मतलब यार ठीक ठाक तरीके से पानी का यूज़ करो, बेफिजूल खर्ची ना करें। फिर है साथ ही पानी बचत की जो है अधिकाधिक जो है तकनीकों को अपनाना, मतलब कुछ ऐसा करो कि पानी को बचाया जा सके। तो इस योजना के क्या है 4 घटक थे, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो भाई याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके 4 घटक की बात करें, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1, हर खेत को पानी 2, फिर है प्रति बूंद अधिक फसल 3, और एक हो गया जल संभर यानी कि वाटरशेड विकास। ठीक है, ये 4 चीज़ हो गई, और ये चारों गाइज आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिखा। प्रति बूंद मतलब कि एक बूंद में पहले जितनी फसल उगाई जा रही थी उसी एक बूंद में अगर ज़्यादा उगा सकते हैं तो ज़्यादा उगाएंगे। तो कैसे इसे रट लीजिए, चाहे ना रट पाए आप तो भी रटिए। तो इसने कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इन सब ने मिलकर करा। ठीक है, देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में लगभग क्या है 65% भाग की सिंचाई सुविधा नहीं है, और इस लिहाज से क्या है योजना का महत्व बढ़ गया है। मतलब इसने कहा कि 65% पे तो सिंचाई नहीं हो रही है, भूमि पे तो सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, मतलब ना के बराबर। इस कार्यक्रम के तहत क्या है पूर्वोत्तर राज्य जो है आपके, उसके सहित क्या है सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया, मतलब ऑलमोस्ट तभी हो गए तो फिर। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट इसमें जो लिखा है वो लिखा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। मतलब आपका क्या है डिस्प्यूट आ रहा है किस पे, नदी जल पे, यानी कि रिवर वाटर पे। और किस में, अंतर्राज्यीय मतलब इंटर स्टेट, मतलब सपोज 2 स्टेट है, 2 स्टेट से नदी होके बहती हुई जा रही है, तो इस नदी का पानी किसे कितना मिलना चाहिए, या बांध बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इस वजह से क्या है डिस्प्यूट यानी कि विवाद हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है किसी भी देश के लिए जो जल है सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, सब जानते हैं, सिंचाई, पशुपालन, स्वच्छता,
कि अन्य उद्देश्य के लिए हमारे राज्य अधिकतर जो है जल नदियों से ही जो है प्राप्त करते हैं। मतलब जल बहुत ज़रूरी है, नदियों से आपको मैक्सिमम जल मिल रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो यमुना से मिल रहा है, राइट। तो वैसे ही बहुत जगह ऐसे ही मिलता है। तो इसमें लिखा है सभी दिशाओं में बहने वाली जो है भारत में विभिन्न राज्यों से होकर जाने वाली ये नदियाँ जो है, ये नदियाँ या तो अंतर्राज्यीय मतलब एक ही राज्य में बह रही हैं, या फिर अंतर्राज्यीय मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य में बह रही है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी राज्यों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, समझ गए, हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। हाँ, तो कुछ विवाद देख लेते हैं कुछ नदियों पे। जैसे कावेरी नदी पे जल विवाद चल रहा है। तो अब गाइस पहली तो ये देखिए कावेरी नदी बह कहाँ रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे करके आपको कावेरी दिख रही है ना, ऐसे करके ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आप जानते हैं तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, कुछ कर्नाटका वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। चलो आइए देखें। तो इसने कहा कि जो ये विवाद है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लो यहाँ पे पुडुचेरी भी है, ठीक है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, केरल, तो इसके मध्य में जो है आपका नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है, ठीक है। मतलब कितना जल कौन सा राज्य लेगा। चलो दूसरा है यहाँ पे कृष्णा नदी पे देख लेते हैं। तो गाइस कृष्णा नदी भी एक बार हम ऊपर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ये दिख रही है कृष्णा नदी ऐसे ऐसे कहाँ जा रही है। तो गाइस ये कृष्णा आ रही है ऐसे 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 ये। तो यहाँ पे देखिए गाइस क्या होता है ना, कुछ महाराष्ट्र आ जाएगा, कुछ कर्नाटका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना भी आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए। तो इसमें क्या लिखा है कि कर्नाटका में जो है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ने को लेकर मतलब एक बांध बना है, ठीक है, जिसका नाम है अलमट्टी, ठीक है। अब उसकी जो हाइट है ना, हाइट पर विवाद चल रहा है, ठीक है। तो उसकी जो ऊंचाई है बढ़ाने पर, मतलब बढ़ाना चाह रहे, तो उसकी ऊंचाई बढ़ाने पर क्या है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इनके मध्य में क्या है जल विवाद चल रहा है। तो गाइस बहुत आसान है, अगर आपको पता है कि वो नदी कहाँ कहाँ से होती हुई बह के जा रही है तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए यमुना नदी पे भी है। तो यमुना नदी तो आपको पता ही है, क्या मैं दिखाऊँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि हरियाणा में क्या है, निर्माणाधीन क्या हथिनी कुंड परियोजना को लेकर क्या है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और हरियाणा, दिल्ली, इसके मध्य में विवाद हो रहा है। तो यमुना पे क्या है, हथिनी कुंड परियोजना की वजह से चल रहा है। पेरियार नदी, तो आप आ जाइए फिर से नीचे, ठीक है, यानी साउथ में। तो यहाँ पे पेरियार नदी पर क्या है, मुल्ला पेरियार बांध, इसकी ऊंचाई को लेकर अब ये कहाँ पे है, तमिलनाडु और केरल में चल रहा है ये विवाद, ठीक है। ये बिल्कुल साउथ में आ जाओ नीचे, ठीक है। पेरियार नदी अगर इसमें दी होगी तो पेरियार, ये देखिए। तो यहाँ थोड़ा बहुत देखिए इसमें आ जाएगा ना केरल का पार्ट, पेरियार, ऐसे तो ये तमिलनाडु है और थोड़ा केरल पे चल रहा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट इसमें है सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद। तो ये पंजाब हरियाणा के बीच में चल रहा है कि जो नहर जल को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें देखिए ये लिंक नहर विवाद है तो नहर जल को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है रावी व्यास। तो संबंधित राज्य की यहाँ पे बात करें तो देखिए पंजाब है, हरियाणा और क्या है, राजस्थान है, ठीक है। किस पे है, रावी व्यास, आप देखिए। तो ये है ब्यास रिवर, ये है रावी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ही स्टेट हैं, 2-4, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। फिर है नर्मदा की बात करते हैं। तो गाइस नर्मदा देखिए ये रही, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश मिल जाएगा, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र भी मिल जाएगा, गुजरात भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी मिल जाएगा, थोड़ी सी राजस्थान से भी, ठीक है। फिर है मादेल, मंडोवी, महादाई, तो ये मिलेगा आपको गोवा के आसपास। तो देखिए गोवा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो आसपास के राज्य याद कर लीजिए। कृष्णा हमने देख लिया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है। पेरियार भी देखा हमने, किससे है, तमिलनाडु, केरल से है। गोदावरी की अगर बात करें तो गोदावरी देखिए कितनी बड़ी नदी है, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई गंगा के बराबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य कौन से, महाराष्ट्र से तो आती है, वहीं पड़ोस में कर्नाटका है, उसके पड़ोस में आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और एमपी है। ये ऐसे आ जाता है क्योंकि सहायक नदियाँ भी आ जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ये पेरियार हमने पढ़ लिया। चलो फिर है वंशधारा की अगर हम बात करें तो कहाँ है, तो इधर ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है इसका हिसाब किताब। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो और कहाँ देखा जाए, चलिए अब इसमें लिखा है संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो गाइस सब समझिए। अब इसने कहा कि जब संविधान में हम कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा 262 के 2 खंड, यानी कि 262(1), 262(2), ठीक है, जिसमें क्या है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान से संबंधित कुछ उपबंध दे रखे हैं। मतलब आपको संविधान में इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय दे रखा है। चलिए, तो जो यहाँ पे लिखा है 262(1), जो आर्टिकल 262(1) है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान इसमें क्या है कि जो संसद है ना,
विधि यानी कानून द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए क्या है विशेष अधिकरण या कोई अन्य निकाय गठित करने की शक्ति रखती है। मतलब इसने बोला कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है और कोई किसी अधिकरण की जरूरत है तो इसका न्याय निर्णय के मतलब न्याय व्यय कराने के लिए या करने के लिए जो अधिकरण या किसी निकाय की जरूरत है तो संसद जो है ना तो इसका जो है क्या इसका गठन कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, और इसमें लिखा है 262(2) में क्या लिखा है कि इसके तहत क्या यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिकता का प्रयोग नहीं करेगा तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्रवाई में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का जो है न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता। मतलब ये कहा है कि मतलब ये 262(2) में कह दिया कि अगर कोई सपोज की अधिकरण है, इसने कुछ फैसला दिया तो इसने कहा कि अगर संसद कह देना भैया इसमें अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो उच्च न्यायालय है चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय, तो वो जो भी निर्णय दे दे मतलब कौन अधिकरण अगर कोई भी निर्णय दे देता है तो जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए संसद द्वारा इस संबंध में क्या है 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए। चलिए कौन कौन से? नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो आसान है दोनों। ठीक है, मतलब आपको 2 अधिनियम याद करने हैं, दोनों आसान है। और इसने कहा एक से क्या होगा अधिकरण का गठन कर सकती है संसद, और इससे क्या होगा कि भैया ये कह सकते हैं जो अधिकरण का निर्णय हो उसे कोई भी मतलब उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। चलिए मतलब उस पर जो है ना संसद मतलब न्यायिक पुनरावलोकन ये समझ लीजिए कि सपोज कि उसने कोई निर्णय दिया ए, ठीक है, अधिकरण ने। अब क्या है सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, नहीं भैया गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें वो गलत है, ये हाई कोर्ट आ जाती है, नहीं भैया ये गलत है वो गलत है, तो ये काम ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसने कहा कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की बात करें तो इसमें क्या है अंतर्राज्यीय नदियों नदी घाटियों के नियमन विकास हेतु नदी बोर्ड गठित किया गया। मतलब किस चीज़ के लिए? नियमन और विकास के लिए। किसके नियमन विकास के लिए? अंतर्राज्यीय नदी जो नदियाँ बह रही हैं दो या दो से अधिक राज्य में सपोज, या नदी घाटियों के लिए उसके नियमन और विकास के लिए। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर अथवा उसके बगैर भी केंद्र सरकार किसी अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के नियमन विकास के संबंधित मामले में संबंधित सरकार को सलाह देने के लिए बोर्ड का गठन कर सकती है और केंद्र सरकार इसकी जो है अधिसूचना जारी कर सकती है। मतलब इसने कहा कि राज्य नहीं भी कहता है तो भी केंद्र सरकार कुछ गठन कर सकती है बोर्ड का। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है जो दूसरा वाला था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो दोस्तों इसमें लिखा है जो ये कानून है ना वो पूरे भारत में मान्य है। एक बात इसने कहा कि अगर एक कोई राज्य है उसका किसी दूसरे राज्य के साथ जल विवाद है, ठीक है सपोज, तो ये राज्य क्या करेंगे ना, कहाँ जाएंगे? ये राज्य जाएंगे केंद्र सरकार के पास, उनसे करेंगे अनुरोध, उनसे कहेंगे जो ये विवाद है इसके निपटारे के लिए क्या करें अधिकरण को सौंप दिया जाए। मतलब विवाद को लेकर कहाँ चले जाएंगे? केंद्र सरकार के पास, कहेंगे भैया आप कुछ करिए। अच्छा, इसने कहा केंद्र सरकार को अगर लगे कि विवाद जो है बातचीत से निपट सकता है तो इसको जो है अधिकरण के पास सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो अधिकरण क्या करेगा उसके बाद क्या है मामले की क्या करता है जांच करता है और क्या करता है अपना निर्णय सुना देता है और इसका जो निर्णय होता है ना उसको अंतिम माना जाता है और सभी पक्षों को के लिए क्या हो जाएगा बाध्यकारी, यानी कि मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसने कहा उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय भी इसके निर्णय में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसके निर्णय में? जो अधिकरण है, कहा गया जहाँ पे भी मतलब अधिकरण है वो जो भी निर्णय देगा उसमें ये सब जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, इसने कहा कि यहाँ पे ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि क्या अपवाद स्वरूप पिछले कुछ समय में जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है इस अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील स्वीकार कर रहा है। ठीक है, जो कि कहा कि ये नहीं कर सकता बट यहाँ पे कर रहा है, ये नोट में लिखा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जल को शुद्ध करने के प्रमुख उपाय और विधियों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहला इसमें लिखा है, ये देखिए हम जो घर में सिस्टम लगाते हैं आरओ सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, जिसका हम पानी पीते हैं, तो ये है क्या है आरओ सिस्टम। ठीक है, क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस सबसे पहली बात कि ये जो आपके पीने के पानी को स्वच्छ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आरओ से। ठीक है, इसमें क्या होता है पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके होने की जो आशंका है वो बहुत कम हो जाती है, ये पानी को इतना साफ़ कर देता है। ठीक है, तो ये सिस्टम है ना ये क्या करता है पीपीएम इसने कहा 220 से लेकर 240 पीपीएम युक्त पानी को स्वच्छ कर क्या करता है 25 पीपीएम तक ले आता है। मतलब इतना गंदा पानी है उसको 25 तक ले आता है और ये गंदगी
धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, प्लस उसको क्या कर देता है, मीठा कर देता है। दूसरा इसने कहा है यूवी रेडिएशन सिस्टम, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिस्टम, ठीक है, जो ये किरण होती है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो इसने कहा जो यूवी रेडिएशन सिस्टम से भी पानी में जो वायरस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं उनके जो डीएनए हैं, मतलब इसके डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, किनके, वायरस बैक्टीरिया के, ठीक है। और साथ ही के हानिकारक जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं, किससे, अल्ट्रावायलेट जो आपका रेडिएशन सिस्टम है इसकी वजह से, ठीक है। अब इसने कहा जो यूवी प्यूरीफायर्स होते हैं वो 3-4 प्यूरीफिकेशन चरणों में आते हैं, ठीक है, मतलब 3-4 स्टेप्स में आगे बढ़ता है, जिसमें क्या लिखा है, सेडिमेंट फिल्टर यानी कि प्री फिल्टर प्रक्रिया, और क्या है, सक्रिय कार्बन कॉर्टिरेज प्रमुख है, ठीक है। ये कोई नहीं पूछ रहा था। ये पानी में कई कार्बनिक कणों पानी में कई कार्बनिक कण हो गए, घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु बाधित, इन सबको ये पानी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब एक और देखिए, इसमें लिखा है क्लोरीनेशन, मतलब ये भी पानी को साफ करने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, नगरों और जो सरकारी उपक्रम है उसमें क्या है, जलापूर्ति के दौरान ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। इसमें पानी शुद्ध होने के साथ क्या होता है, रंग और सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है और पानी में जो हानिकारक बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप गाइस देखिए ना, क्लोरीनेशन का उपयोग, जैसे अगर आप कहें कि दिल्ली है तो दिल्ली में जो यमुना का पानी बहुत गंदा है, ठीक है, उसको हम ये क्लोरीनेशन की तरह के प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं और घर घर में पहुंचाते हैं। तो आप देखते हैं ना गाइस, उसमें स्मेल भी आती है, उसमें है ना, गंध सुगंध ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, आपको क्लोरीन वाली स्मेल आपको पता चल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हेलोजन टैबलेट, तो इसमें लिखा है आकस्मिक परिस्थितियों में पानी साफ़ करने के लिए हेलोजन टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पानी में इसे कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पानी की मात्रा और क्या है, हेलोजन टैबलेट इसके ब्रांड के ऊपर जो है निर्भर करता है, ठीक है। ये गोली जल में क्या है, पूरी तरह क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, मतलब ये एक गोली है जिसे गंदे पानी में डालेंगे और पानी साफ़ हो जाएगा, ठीक है। पेयजल में विषैले तत्वों की बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, तो जैसे कौन से, जैसे कैडमियम है, लेड है, पारा है, निकल, सिल्वर, आर्सेनिक। तो गाइस कुछ हो ना हो इतने याद कर लीजिएगा कि ये क्या है, विषैले तत्व है, अगर आपके पानी में है तो आपके शरीर के लिए हानिकारक। इनका जगह जल में लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, कॉपर, सिलियम, यूरेनियम, बोरोन के साथ जो है नाइट्रोजन, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट आदि की अधिकता से क्या मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मतलब अभी देखिएगा, ये वाले आप तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद इसमें लिखा है जल में मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता से क्या है, आंतों में जलन पैदा होती है। तो आंतों में जलन किससे, मैग्नीशियम और सल्फेट से, ठीक है, मतलब अगर इसकी अधिकता होगी। वहीं क्या है, फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस, इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और इसी तरह कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो कीटनाशक दवाएं हैं या उर्वरक है के अंश हमारे जल स्रोत में मतलब प्रदूषण करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये फ्लोराइड वाला याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि पेयजल के मानक की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसने कहा जो WHO है ना, उसके अनुसार क्या है, पेयजल होना चाहिए जो स्वच्छ हो, शीतल हो, स्वादिष्ट हो, गंध रहित हो, ये होना चाहिए। इसके अगर हम pH मान की बात करें तो वो कितना होना चाहिए, 7 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लिखा है जल में आर्सेनिक का मान्य स्तर, आर्सेनिक की बात करते हैं कि कितना होना चाहिए। तो इसने कहा जो भारतीय मानक ब्यूरो है ना, उसने कहा कि प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर की अगर हम बात करें तो उसमें 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक होना चाहिए, जो मानव जीवन के लिए क्या सुरक्षित माना गया है, ठीक है। जबकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल के प्रति 1 लीटर में क्या है, अधिकतम 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक की मौजूदगी को एक हद तक क्या है, सुरक्षित जो है मानक माना है, मतलब इतना हो, ठीक है। चलिए, अब इसने कहा कि आर्सेनिक से खतरा क्या है, जल में आर्सेनिक की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है, आपका हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, इस तरह की क्या है, लाइलाज बीमारी हो सकती है, ठीक है, हो सकती, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा होने के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे एक अधिनियम है, उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम है,
अधिनियम विधेयक है, संशोधन विधेयक है 2019, इसकी बात करते हैं। तो इसने कहा कि ये जो विधेयक है ना, इसके द्वारा अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से अधिक में अगर नदी बह रही तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन होता है। मतलब इसने कहा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कौन सा था, 1956, इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो ये क्या है, 2019 वाला हिसाब किताब है, ठीक है। और इसमें लिखा है जो अधिनियम है 1956 वाला, इसमें बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। जैसे निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा ना होने के कारण क्या है, विवाद निवारण में क्या है, विलम्ब होना। मतलब कि इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको अगर कोई नदी जल विवाद है तो उसके लिए इतने यानी कि 3 महीने में आपको कोई ना कोई निर्णय देना है या 4 महीने में देना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से विलम्ब यानी कि लेट बहुत हो जाता था। अध्यक्ष या सदस्य की ऊपरी आयु की सीमा भी नहीं है, पता ही नहीं कि कितने अध्यक्ष की, क्या जैसे 65 एज एंड है, नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है। अधिकरण की रिपोर्ट जो है प्रकाशित करने की जो समय सीमा है उसे भी नहीं पता कि अधिकरण चलो रिपोर्ट भी ले, उसे प्रकाशित कब कर रहा है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए क्या है, इसमें संशोधन किया गया अधिनियम में, ठीक है। तो इस संशोधन विधेयक में क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति के गठन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, क्या, विवाद निवारण समिति, ठीक है। तो इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए क्या कहा कि भैया 1 साल का आप समय ले लो और अधिकतम इसके बाद अधिकतम 6 महीने के लिए, मतलब इसने कहा उसको जो है अधिकतम 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 ईयर प्लस 6 मंथ, ठीक है, इतना हो सकता है। अच्छा, तो इसने कहा कि विवाद निवारण समिति के माध्यम से क्या, यदि विवाद का समाधान ना हो पाए तो बिल के अनुसार क्या होगा कि उस पर निर्णय के लिए क्या सभी मौजूदा अधिकरणों को भंग कर दिया जाएगा और उन अधिकरणों में निर्णय लेने के लिए जो मामले लंबित पड़े हैं उन्हें नए गठित जो है अधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मतलब एक अधिकरण है वो निर्णय नहीं ले पाता है तो इसे खत्म करो, इस अधिकरण को, एक नया अधिकरण बनेगा, अब सारे जो मामले इसके पास थे वो इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो विधेयक के तहत क्या है, प्रस्तावित अधिकरण को 2 वर्ष में किसी विवाद पर निर्णय देना होगा और इसको अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकरण का निर्णय जो है अंतिम और क्या होगा, बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान ही से माना जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है वैसा ये कहेगा तो मान लिया जाएगा। अच्छा, ये विधेयक जो है केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि जल की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली जो तनावपूर्ण स्थिति में क्या है, वह जल वितरण से संबंधित जो है नियम बना सकती है। मतलब केंद्र सरकार के पास एक अधिकार है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तनावपूर्ण स्थिति आती है जल के कारण, जल की कमी के कारण, तो वो कुछ ना कुछ नियम बना सकती है, ठीक है। तो विधेयक में क्या है, अधिकरण के निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित करने का प्रावधान है। तो ये बात भी समझिए, इसे प्रकाशित कहाँ करेंगे, सरकारी गजट में। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखा है अलियार, ईसापुर, कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है, ठीक है। तो ये है IAS का क्वेश्चन। तो भैया आधों को तो ये नाम भी, आधों को क्या मैक्सिमम बच्चों को ये नाम नहीं पता होगा, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पे आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो आंसर है गाइस इसका जल भंडार। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, ओके। तो इसमें कहा भूमि की कम या शून्य जुताई, बिल्कुल ठीक है, शून्य जुताई करें, कम, अगर आप भूमि की कम जुताई करेंगे तो जल का संरक्षण होगा। एक बात, खेत में सिंचाई के पूर्व जो है जिप्सम का प्रयोग, ठीक है, ये बेकार की बात है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, इससे भी आप जल को बचा सकते हैं। तो बस पहला और तीसरा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हरियाली योजना संबंधित है, तो गाइस किससे संबंधित, जल प्रबंधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ओके। तो यह है कि बिहार में किससे, तो गाइस इसमें आंसर है आपका ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, त्रिवेणी नहर है और पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है। तो इसका आंसर है पूर्वी यमुना नहर, आपका आंसर है। नहीं गाइस सॉरी, इसका आंसर है त्रिवेणी नहर, ठीक है, सॉरी। पूर्वी यमुना तो वहाँ तक जाती भी नहीं बिहार तक। चलिए अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है नलकूप द्वारा सिंचाई भूमि, मतलब सबसे ज़्यादा जो है नलकूप यानी कि क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल द्वारा कहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ये बोला। तो इसका तो आंसर सिंपल है, उत्तर प्रदेश है आंसर। नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ओके। तो इसमें लिखा है जो है आपका सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर जो है चंबल पे, ये भी सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, ये भी सही है। आपका तिलैया बांध जो है कोनार नदी पे है, ये आपका गलत है, तिलैया बांध, ठीक है, मतलब कोनार नदी पे नहीं है।
ये आपका बराकर नदी पे। चलिए अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का क्या है लाभ होता है। ठीक, इसमें लिखा है खरपतवार में कमी आती है, मृदा लवणता में कमी आती है, मृदा अपरदन में कमी आती है। ठीक है, तो आंसर आप लोग जानते हैं, तो बहुत सिंपल आंसर है गाइस, इसका आंसर होगा खरपतवार में कमी आती है। ठीक है, मृदा अपरदन में कमी आती है, दोनों होगा। ठीक है, ये मृदा की लवणता में कमी आती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे मतलब इसका आंसर हो जाएगा फिर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बोला इसने। ठीक है, तो इसमें लिखा है मृदा में, देखो सूक्ष्म सिंचाई है, मृदा में उर्वरक या पोषक हानि में हानि जो है कम की जा सकती है। ओके, तो इसने कहा कि यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है सूक्ष्म सिंचाई। तो वैसे इसका नहीं, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इसका आंसर देखिए एक तो इसने ये बात सही कही है, बिल्कुल सही है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में क्या है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। एक बात इसने ये वाली तो बात गई, वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो गाइस एकमात्र साधन ये बेकार की बात है, गलत बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है मृदा में उर्वरक या पोषक हानि जो है पोषक हानि कम की जा सकती है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही, फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए आंसर होगा आपका सी। अच्छा देखिए अब नेक्स्ट है कि आपका यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। ठीक है, तो ये एक बात सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसने कहा क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में क्या प्राकृतिक तालाब पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक, अब इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती हैं। ठीक है, जब वर्षा आती है तभी पानी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वाली बात भी सही है, मौसमी होती हैं तो तालाब उस वक्त भर जाते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। इसमें लिखा है मिदना, ये आया है आपका यूपी लोअर सब प्रीम। अच्छा तो इसमें लिखा है मिदनापुर नहर आपका कंसावती नदी पर है, और यहाँ पे ले तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, यहाँ पे ले मेट्टूर डैम जो है कावेरी नदी, और यहाँ उकाई प्रोजेक्ट जो है आपका तापी नदी। बाकी सही है गाइस, यहाँ पे तवा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ओके, इसने कहा कि यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना और किस नदी पे है, उसने ये वाली बात करी। ठीक है, मतलब यहाँ बहुउद्देशीय किस नदी पे। तो देखिए गाइस अब इसने सबसे पहले कहा कि इडुक्की किस नदी पे, इडुक्की जो परियोजना है वो किस नदी पे। तो देखिए इडुक्की जो है पेरियार नदी पे। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी, यानी जहाँ पे आपका तमिलनाडु केरल वाली साइड है। ठीक है, उसके बाद है माता टीला, कहाँ पे मिलेगा आपको, बेतवा रिवर पे मिलेगा। नागार्जुन सागर तो बहुत सिंपल है, कृष्णा नदी पे मिलेगा, और पोचमपात जो है आपका गोदावरी पे मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है अलमट्टी बांध किस नदी पे है, तो गाइस ये है आपका कृष्णा रिवर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है अवस्थित है कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे है गाइस, ये गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ इडुक्की जो है तापीय शक्ति ग्रह, गलत। यहाँ पे सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है, ये सही है आपका। घाटपुरा सिंचाई परियोजना है, ये भी अभी हमने पढ़ा था। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सही। तो इसने कहा पहला गलत है, बाकी 2, 3 और 4 सही है। तो गाइस यहाँ पे आपका है बांध और नदी। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें दलहस्ती जो है चिनाब नदी पे है। ठीक है, फिर है गांधी सागर की अगर हम बात करें तो वो आपका चंबल पे है। ठीक है, उकाई बांध की अगर बात करें तो तापी रिवर पे है, और तवा जो है तवा नदी पे। तो बहुत सिंपल था। अच्छा नहीं, सबका 4 था। ठीक है, तो यही है आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया आपका, फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, तो ओके सिंपल है, नहीं तो इतना सिंपल नहीं है। नरोरा आशय है, नरोरा यूपी में है। ठीक है, अब इसमें लिखा है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या लाभ है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम की बात हमने पढ़ी थी। तो इसमें लिखा है कि मृदा के बह जाने की रोकथाम होगी, देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर
को मतलब क्या है, पूर्व भरण, मतलब ये पानी को दोबारा से भरा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन होगा, ये भी सही बात है। तो गाइस इसमें सॉरी यहाँ पे एक गलती है, देखिए फिर से देखते हैं एक बार। मृदा के बह जाने की रोकथाम होगी, ठीक है, ये सही है। एक पहला सही है, देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ा जाए जोड़ना, ये काम हम इसमें नहीं कर रहे हैं। वर्षा जल संग्रह और भौम जल स्तर का पुनर्भरण, और मतलब 1, 3 और 4 आंसर होगा गाइस यहाँ पे सही। फिर उसके बाद है आपका ओके ख़त्म हो गए। तो इसमें लिखा है कार्यक्रम और परियोजना मंत्रालय की अगर यहाँ पे बात करी जाए, ठीक है, तो इसने कहा कि हमें बताना है कौन सा सही है, ये कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें लिखा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इसने कहा कृषि मंत्रालय, तो ये गलत है आपका। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो पर्यावरण वन मंत्रालय, भी गलत है। वर्षा ओके तो इसमें लिखा है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, तो इसमें लिखा है ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया डी। आइए एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं, तो ये आपके आंसर है, एक बार आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है वो है कृषि एवं पशुपालन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बुक ये जो है उसकी अगर लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और घटना चक्र, अगर आपको घटना चक्र की वीडियो देखनी है तो जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप घटना चक्र की वीडियो देख सकते हैं। तो अब गाइस नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी कृषि एवं पशुपालन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।